के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह जीवन का मूल सूत्र प्रतिदिन स्मरण करके चलते रहिए। यानी हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, मृतत्व से अमृतत्व की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। यह प्रार्थना नियमित करिए, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना करने पर ही, रोने पर ही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इससे क्या फायदा होगा? आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, ऊर्जान्वित रहेंगे और आपको एक नई दिशा की ओर चलने की प्रेरणा प्राप्त होगी। चलिए हम आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव जातक के जीवन में कहां पर क्या देता है और उसका उपाय क्या है। दरअसल जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव क्या है? अगर पौराणिक मतों के अनुसार देखा जाए तो केतु और राहु दो नहीं अपितु एक ही हैं। परंतु राहु राक्षस ने उन देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। जब अमृत पान कर लिया तो उसका जीवन अमृतत्व की ओर हो गया, अमर हो गया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा के कहने पर, बताने पर सिर छेद कर दिया और तब राहु दो पार्ट में बट गया। सिर का नाम राहु हो गया और धड़ का नाम केतु हो गया। राहु जो कि अत्यधिक वाचाल है, बोलता है, क्रोधी है, स्वभाव में पाप है। वहीं पर केतु के अंदर अंतः प्रदेश में जो उदरस्थ अमृत भर गया, उस अमृत के कारण केतु में अमृतत्व है। केतु के अंदर सोचने की क्रिया नहीं है, सोचना कार्य करता है केवल सिर। धड़ तो मात्र एक चिंतन और साधन का विषय बन गया। यानी केतु समाधिस्थ हो गया। समाधि की अवस्था जिन लोगों को अधिक आनंद देती है, वो केतु से प्रभावित दुर्गुणों से निकल जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को भ्रम, द्वेष, विरोध, मानसिक अशांति रहती है, उनको मेडिटेशन करके अपने अंतस को और उन्मुख कर लेना चाहिए। केतु ग्रह के ऊपर गणेश जी का आधिपत्य है, इसलिए गणेश जी को लंबोदर कहा गया है। इनके अंदर सहनशीलता है, क्षमता है और उदारता है। इसीलिए केतु के प्रतिनिधि का कार्य गणेश जी करते हैं। जब आपके जीवन में केतु का प्रभाव सर्वाधिक आपके साथ बुरा करने लग जाए, तो आपको गणेश जी की उपासना से केतु को शांत कर लेना चाहिए। गणेश जी का मंत्र जपने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करना बड़ा श्रेयस्कर माना जाता है। अर्थात हल्दी की माला से जब आप जप करते हैं गणेश जी का मंत्र, तो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं गणेश जी। मंत्र कोई भी हो, चाहे वो गणेश गायत्री हो, चाहे सूक्ष्म मंत्र हो, बीज मंत्र हो, ओम गम गणपतये नमः मंत्र से गणेश जी के जप से केतु को शांत किया जा सकता है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको 12 घरों में केतु के प्रभाव को जानने के लिए। बड़े स्तर पे नहीं, छोटे स्तर पे थोड़ा, यानी इसका फलादेश जानते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में केतु लग्न में बैठा हुआ होगा, वह भ्रम का शिकार हो सकता है यदि केतु अशुभ अवस्था में होगा तो। केतु धनु और मीन राशि में तथा वृश्चिक राशि में शुभ माना जाता है। मकर इत्यादि राशियों में, शनि की राशियों में केतु का प्रभाव अधिक गुना बढ़ जाता है। केतु यदि मिथुन आदि राशियों में होगा लग्न में, कन्या आदि में होगा लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति में क्रोध बहुत जल्दी आएगा
और उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्तता की तरह रहेगी, उन्माद और पागलपन की तरह वो कभी-कभी बतियाने लगेंगे। उनका स्वभाव सठियायों जैसा हो जाएगा। जब ऐसी अवस्था हो तो समझना केतु का प्रभाव खराब है। सिर में दर्द, भ्रम, पीड़ा, माइग्रेन, चक्कर आना इत्यादि कारण बन जाता है केतु से। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप गणेश जी का मंत्र तो जपे ही जपे, हल्दी और केसर का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाएं, शिखा रखें, हो सके तो कान में बाली पहनने से भी कुछ प्रभाव इसका बढ़िया पड़ जाता है। केतु लग्न में होगा तो केतु का एक दृष्टि सप्तम स्थान पर जाएगी। सप्तम स्थान चूंकि पत्नी का है, साझा व्यापार है, तो पत्नी और साझा व्यापार में केतु की दृष्टि आपके व्यापार को और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी। ऐसे में जो आप गणेश जी की उपासना, तिलक लगाना आदि कर्म करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। पुनः केतु की दृष्टि नवम घर में जाएगी तो धर्म की तरफ से कभी-कभी विमुखता भी दे देता है। अच्छा, केतु में एक और स्वभाव है, केतु अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी प्रदान करता है। जहाँ से इंसान की शुरुआत होती है, वहीं से समाप्ति, और जहाँ से समाप्ति होती है, वहीं से पुनः शुरुआत हो जाती है। तो केतु लग्न में होने का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी टाइप का होगा। अपने खाने-पीने, जीने की अधिक चिंता उसे रहेगी। इसीलिए वो ज़्यादातर खान-पान का आदी रहता है। अनाप-शनाप खाने का स्वभाव बन जाता है। लिहाजा इनका कंठ भारी होता है और कभी-कभी सिर बेडौल हो जाता है। गूमड़ आदि निकल आना, चोट लग जाना इत्यादि केतु का प्रभाव बताता है। यदि ऐसा है तो आप केतु के उपायों से अपने जीवन को हरा-भरा करिए। अगर केतु धन स्थान पे जाएगा, धन अर्थात दूसरे स्थान पे जाएगा, तो अशुभ होने की अवस्था में जातक अधिक बातूनी, वाचाल हो जाएगा। कभी-कभी तो इसका दिमाग फिर जाता है, कटुभाषी हो जाता है, खान-पान इसका बिगड़ा हुआ होता है, मांस, मद्यपान इत्यादि की तरफ भी इसकी रुचि हो जाती है और ये कच्ची-पक्की चीज़ों को चबाने में, खाने में ज़्यादा रुचि लेता है। यदि केतु दूसरे घर में बैठेगा तो जातक के जीवन में उथल-पुथल कहाँ से आएगी? उसके परिवार से आएगी। दूसरा घर कुटुंब है, परिवार है। ऐसे में जीवन संगिनी, जीवन साथी, यदि पति है तो पत्नी और स्त्री है तो पति, अर्थात उसके वैवाहिक जीवन में अवसाद आएगा, परेशानी आएगी। और यदि केतु शुभ है तो ऐसी अवस्था में पत्नी और पति में सामंजस्य बढ़िया बैठेगा, कामुकता अधिक होगी और भोग विलास की तरफ वृत्ति होगी। यहाँ पर भी केतु का प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर केतु दूसरे घर में है तो बृहस्पति की तरह थोड़ा-सा फल करेगा। केतु का एक स्वभाव और है, केतु मंगलवत होता है, भौमवत व्यवहार करता है, यानी मंगल की तरह इसका व्यवहार हो जाता है। मंगल जैसे उग्र होता है, उग्र प्रकृति का होता है, वैसे केतु भी होता है। केतु में मंगल के गुण पाए जाते हैं। तो यदि केतु धन स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन, पैसा, रुपया नहीं टिकता। करना क्या चाहिए? ऐसी अवस्था में उनको 2 रंगा पत्थर ले लेना चाहिए। 2 रंग का कोई पत्थर लेकर के उस पे गंगा जल इत्यादि से धो करके थोड़ा सिंदूर का तिलक लगाएँ और मल्टी कलर कपड़े में लपेट करके अपने बटुए में डाल लें। फ़ायदा होगा। हकीक इत्यादि पहनने से भी आपको फ़ायदा होगा। सुलेमानी हकीक पहनने से फ़ायदा होगा और लहसुनिया धारण करने के लिए यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी तरह से उसका केतु ग्रह का निर्धारण किया जाए तो पहना जा सकता है, अदरवाइज़ लहसुनिया पहनना अच्छा नहीं है। हाँ, परंतु गणेश चालीसा का जप, गणेश चालीसा का पाठ और गणेश मंत्र का जप करने से आपको केतु से संबंधित परेशानियों से निजात अवश्य ही मिलेगी। केतु दूसरे घर में वास्तव में करता क्या है कि
पिछले जन्मों का हिसाब किताब देने के लिए, ऋण आदि अदा करने के लिए ये उसी घर में पुनः जन्म लेता है। और यदि वो अपने कर्ज से भागे तो उसको उसका पीछा कर्ज करता है। ऐसे में उस व्यक्ति के पास वही परिवार बार-बार उससे कर्ज माँगने के लिए अपने ही कुल में जन्म लेने को मजबूर करती है प्रकृति। अर्थात वो बार-बार उसी कुल में जन्म लेता है। जब तक उसको कर्ज नहीं अदा कर देता है परिवार का, तब तक इस व्यक्ति को वहाँ आना-जाना पड़ता रहता है। क्योंकि केतु पूर्व जन्म का संचित कर्मों का फल देता है। केतु तीसरे घर में होगा, तीसरा घर मंगल से प्रभावित है, तीसरा घर मंगल कारक है। यहाँ पर केतु आएगा तो अधिक ऊर्जा देगा, साहस देगा, दुस्साहसी बना देगा। लेकिन केतु तीसरे घर में आएगा तो असर गलत ही करेगा, संगति अच्छी नहीं करेगा। मित्र और छोटे भाई बंधुओं के लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। छोटे भाई, बंधु, मित्र आदि स्वार्थी टाइप के ना होंगे, लेकिन आप जरूर होंगे। ये आपके हाथ और कंधों को उखाड़ देता है, बाजू इत्यादि को उखाड़ देता है, फ्रैक्चर इत्यादि दे देता है तीसरे घर में। यदि आपके तीसरे घर में केतु बैठा हुआ होगा तो बड़े भाइयों के लिए भी नवम दृष्टि से केतु खराब करेगा। यहाँ पर मैं उन लोगों की बातों को जरूर टोकूंगा। कुछ लोग कहते हैं केतु की दृष्टि नहीं होती। मेरे भाई, केतु का सिर तो है ना राहु, और कहीं ना कहीं जब यहाँ पर राहु के सिर से देखेगा तब भी उसकी दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी, उसका चिंतन तो होगा ही होगा। नवम भाव को 11वें भाव को प्रभावित करेगा, नवम भाव को प्रभावित करेगा। धर्म कर्म में या तो बहुत रुचि होगी या लगातार ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से साधना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि करता रहेगा। और कभी कभी ये पागलपन की हद से ज्यादा गुजर जाता है। लिहाजा तीसरे घर का केतु जातक को शुभ होने पर मंगल की तरह सरकारी नौकरी अच्छे स्तर पे दे देता है। अगर बुरा होगा तो उसी से उल्टा इसको नुकसान होगा, सरकार इत्यादि से इसको नुकसान होगा, और बड़े भाई बहनों के साथ इसकी विचारधाराएं नहीं मिलेगी। ऐसे में करना क्या चाहिए? जातक को मंगल को प्रबल करना चाहिए। मतलब मौली बांध करके अपने हाथ में हमेशा रखें, कलावा बांध के रखें, और हो सके तो मूंगा भी धारण कर सकते हैं। एवं अपने छोटे भाई बहनों को मिक्स कलर के कपड़े भेंट में दें। मित्रों को रूमाल मल्टी कलर के भेंट में दें। मित्रों को मिक्स चीजें, मिक्स बेज इत्यादि खिलाएं पिलाएं, अच्छा रहेगा। और ऐसी अवस्था में इन लोगों को चौथे घर में जब केतु आता है तो यहाँ अच्छा फल देगा या बुरा, हम ये भी देखेंगे। चौथा घर माँ का घर है, चौथा घर चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा यहाँ का कारक है। केतु जब चौथे घर में आएगा तो कहीं ना कहीं ग्रहण तो लगेगा ही। मातृ पक्ष से ग्रहण लगेगा, सुख पक्ष से ग्रहण लगेगा, क्योंकि चौथे घर से सुख की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। चौथे घर से वाहन की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, जमीन जायदाद का प्रभाव देखा जाता है। तो जब चौथे घर में केतु होंगे तो अच्छे होने पर जमीन जायदाद इत्यादि में बढ़ोतरी देंगे, लेकिन मातृ पक्ष को बड़ा अच्छा नहीं करेंगे। नींद को तोड़ेंगे, अच्छी नींद नहीं लेने देंगे। जातक को उदरस्थ, पेट की संबंधी बीमारियां, छाती संबंधी बीमारियां, छाती रुक जाना इत्यादि का प्रभाव अवश्य देगा। माता या पिता दो में से किसी एक का ही सुख जातक को परिपूर्ण मिल पाता है, अन्यथा नहीं मिल पाता। ऐसी अवस्था में जातक को गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा में जाकर के दूध, नारियल और बादाम इत्यादि, गाय का दूध, नारियल जो होता है जटा नारियल, इसको दूध में रख के गंगा जी में प्रवाहित करें और चांदी के कुछ टुकड़े गंगा जी में भेंट करें। जीवन में मात्र सुख, जमीन जायदाद का सुख आपका कायम हो जाएगा। और जब चौथे घर में ऐसा स्थिति केतु की हो तो अपने बेड के पायों में चांदी की तार लपेट के रखना चाहिए,
ताकि अच्छी नींद आए। मोती, कपूर, चावल चांदी की डब्बी में रख कर के भी आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपके मानसिक भ्रम इत्यादि से आपको निजात मिले। अब गाय का मूत्र घर में रखें, कभी-कभी गाय के मूत्र से अपने घर में पोछा लगवाएँ, छिड़काव करवाएँ। इससे आपके घर में केतु का प्रभाव नहीं होगा और आपका घर और सुख मजबूत हो जाएगा। केतु अगर पंचम घर में जाएगा, तो पंचम घर से संतान पक्ष, विद्या बल इत्यादि देखा जाता है, आध्यात्मिक शक्ति देखी जाती है, मंत्र सिद्धि इत्यादि देखी जाती है। केतु पंचम घर में बैठ करके जातक को मंत्र सिद्धि इत्यादि करवाएगा। ऐसे जातक में बच्चों के प्रति बड़ा लगाव, मोह, सम्मोह इत्यादि पैदा करता है। लेकिन ऐसे पंचम स्थान वाले केतु के जातकों के जीवन में बच्चों का सुख परिपूर्ण नहीं मिल पाता है। कुछ एक संतानें, उनकी नर संतानें मर जाती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि एबॉर्शन इत्यादि भी इनको करवाना पड़ जाता है। पंचम भाव में केतु बैठेंगे तो लग्न को भी देखेंगे और आमदनी के घर को भी देखेंगे। लिहाजा आमदनी को भी खराब करेंगे और लग्न को भी खराब करेंगे। तो अगर जातक के पंचम स्थान पर बैठा हुआ केतु है, शुभ है, तो इस जातक को उन सभी रिश्तों से सुख सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन अशुभ होने पर यही नुकसान होगा। आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसा है, ये आप ज़रूर हमें बताएँगे, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। केतु यदि पंचम भाव में बैठा हो और आपको प्रभावित कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि एक मटके में सप्तधान्य, सतनाजा इत्यादि रख लें और उस सतनाजे को किसी ऐसे दीनहीन, असहाय व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को दान कर दें। लावारिस लोगों के लिए कुछ न कुछ अपने हक से, अपनी कमाई के अंश का दान करें, जिससे आपके जीवन में बच्चों का सुख बराबर परिपूर्ण रहे। किसी ब्राह्मण के 12 वर्ष तक के बच्चे को प्रत्येक गणेश चतुर्थी में 1 फल या 2 फल तथा वस्त्र इत्यादि भेंट करें और गणेश मूर्ति को अपने घर में संजो करके रखें। हो सके तो अष्टधातु की मूर्ति रखें, जिससे आपके घर में संतान इत्यादि का नुकसान ना हो और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाए। भाई बंधुओं में पुनः लग्न में एक दूसरे के साथ प्रेम स्नेह बना रहे और अपने नाभि पर हल्दी और केसर का तिलक अवश्य करें। माथे पे शिखा के स्थान पर तिलक अवश्य करें। हम प्रायः अपने वीडियो में बता चुके हैं। इससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। केतु जब छठे घर में होगा, तो छठा घर रोग, ऋण और विशेष तौर से रिपू का है। अगर अच्छा होगा तो रोग, ऋण, रिपू कम करेगा। यदि बुरा होगा तो रोग भी बढ़ाएगा, उदर के रोग बढ़ाएगा, किडनियों के रोग बढ़ाएगा और कर्जा भी बढ़ाएगा और कहीं न कहीं जातक को कोर्ट कचहरी, मुकदमे, जेल, थाना इनसे गुज़रना पड़ेगा। जब ऐसी अवस्था में केतु खराब हो, छठे घर में बैठा हो, तो जातक को शनि महाराज को प्रसन्न करना चाहिए। विशेष तौर से शनिवार के दिन पीपल के जड़ में कच्ची लस्सी से स्नान कराएँ। तिल के तेल का दिया वैसे जलाना अच्छा रहता है, परंतु यदि नहीं है, तो सरसों के तेल में थोड़े से तिल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार करके उसी दीपक में डाल दें और उसके बाद उस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएँ। इससे आपको केतु के बुरे प्रभावों से बड़ा बचाव होगा। और हो सके तो ऐसे लोगों को जिनका केतु छठे घर में बैठा हो, उनको हमेशा हरिद्रा गणेश का मंत्र जप करना चाहिए और गले में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से भी आपको केतु से बहुत बड़ा राहत का योग मिलेगा। केतु 7वें घर में जब जाएगा तो 7वां घर पत्नी का है, व्यापार का है, साझे व्यापार का है। 7वें घर में बैठ करके केतु पत्नी को धार्मिक बनाएगा, धर्मनिष्ठ बनाएगा। पत्नी के चरित्र में शुद्धता देगा, लेकिन पुनः आपके चरित्र में, जातक के चरित्र में अशुद्धता देगा। जातक को विषयी, भोगी, वासना युक्त बनाएगा, वासना मुक्त नहीं बनाएगा। उसका नए-नए अफेयर्स होना इत्यादि का योग पैदा करेगा। लग्न को केतु देखेगा सप्तम घर में बैठ करके, तो लग्न को विचलित करेगा। ऐसे व्यक्ति का मन
उच्चाटित रहता है। प्रायः वो नई-नई महिलाओं की तरफ, सुंदर आकर्षण की तरफ इसका चित्त खिंचता है और ये नए-नए शिकार की तलाश में लगातार जीवन को जीने लगता है। पुनः इसके लिए रिश्ते इतने अच्छे साबित नहीं होते और ऐसी अवस्था में जब सप्तम केतु होगा तो पत्नी के साथ युद्ध, कलह, मानसिक अशांति रहेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति की पत्नी प्रायः पतिव्रता ही देखी गई है और वह बहुत अच्छे सुंदर तो नहीं होगी, लेकिन स्वभाव और चरित्र बड़ा सुंदर होगा। यदि सप्तम केतु बैठा हुआ होगा, तो जातक की पत्नी को उदार बनाता है। केतु यदि अष्टम चला जाएगा, तो अष्टम घर रिसर्च का है, अष्टम घर खोज का है। अष्टम घर में बैठा हुआ केतु मोक्ष के प्रति, योग के प्रति मनुष्य को बहुत सचेत करता है। अष्टम घर में बैठा हुआ केतु सांसारिक सुखों की ओर से इसको विरक्ति देता है और परिवार के जनों से इसको कोई ज़्यादा मोह नहीं होता। विशेष तौर से ये अपने आध्यात्मिक चिंतन में खूब मस्त होकर के ईश्वर की तरफ चलता है। केतु की वजह अष्टम स्थान पर कभी-कभी रोग इत्यादि आंतरिक रोग देती है। हिप्स के दर्द, पीठ की रीढ़ में दर्द इत्यादि ज़रूर दे सकती है। फ्रैक्चर हो सकता है, पीठ की रीढ़ टूटने का डर रहता है, ऑपरेशन वगैरह होने का भी खतरा रहता है। जब अष्टम स्थान पर केतु बैठा हुआ हो तो जातक को क्या उपाय करना चाहिए? अष्टम स्थान श्मशान है। ऐसी अवस्था में श्मशान में बैठ यदि भगवान शिव की मूर्ति बनी हो, शिवाला बना हो, तो श्मशान में शनिवार के दिन जाकर के भगवान भोलेनाथ को सरसों के तेल, तिल के तेल इत्यादि से स्नान कराएँ, पंचामृत से स्नान कराएँ और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और वहाँ बैठे हुए भिक्षुकों को कुछ अन्न या द्रव्य इत्यादि देकर, वस्त्र इत्यादि देकर के, ऊनी वस्त्र इत्यादि देकर के अपने आप को परेशानियों से छुटकारा ले सकते हैं। केतु जब नवें घर में बैठा होगा, नवां घर केतु बैठेगा तो बृहस्पति की तरफ फल करेगा, धर्म में रुचि देगा, संत महात्माओं में रुचि देगा, गुरु में रुचि देगा और गुरु की तरफ ऐसे व्यक्ति को, जातक को बड़ा लगाव होगा और ये धर्मनिष्ठ होकर के अपने आप को प्रायः आध्यात्मिक चिंतन से मस्त रखेगा, भ्रमणशील होगा, एक जगह नहीं रहेगा। कोई रिश्ते, कोई मित्र, कोई शत्रु इसके लिए बराबर होते हैं। केतु नवें घर में बैठेगा तो जो सांसारिक विद्याएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई करेगा ये जातक, लेकिन पारमार्थिक चिंतक होने के कारण परमार्थ ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान इस व्यक्ति को संभावित होता है। पुनः ऐसे जातक के बाल-बच्चे अच्छे होते हैं, संतानें अच्छी होती हैं और ये जातक बाल-बच्चे, संतान, परिवार इत्यादि से बिल्कुल विरक्त होकर के एकाग्र, एकांत, वन्य वन क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, नदियों के किनारे इत्यादि में भ्रमण करने का बड़ा शौकीन होता है। मेरा अपना अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। मंदिर, गुरुद्वारे में इनकी रुचि बहुत होती है। सत्संग श्रवण करने में इनकी रुचि बहुत होती है। केतु दसम स्थान पे अगर जाएगा तो व्यापार को प्रभावित करेगा, आकाश को प्रभावित करेगा, पैरों में चोट देगा, दुर्घटना देगा क्योंकि केतु हड्डियों का प्रतीक भी है ना। तो जब केतु 10वें स्थान में बैठा होगा तो अब आप सोचेंगे कि हमने 9th हाउस में बैठे हुए केतु के उपाय नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि केतु यहाँ खुद धर्म का शिखर है और नवें घर में बैठ कर के जब ऐसा व्यक्ति साधु संतों के साथ रहेगा, तो जीवन में केतु का प्रभाव जो बुरा होगा, वो अच्छा हो जाएगा। लिहाजा मैंने उपाय नहीं बताया और यदि आप उपाय करना चाहते हैं, तो धर्म मंदिर में ज्योत जलाने से आपको फ़ायदा होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, घड़ी इत्यादि लगाने से किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में आपको फ़ायदा होगा। बिजली के सामान आप वहाँ पर कुछ लगाएँगे तो आपको लाभ होगा। हरिद्रा गणेश मंत्र का जप मंदिर में बैठ कर के करेंगे तो आपको धर्म में और रुचि बढ़ेगी। पुनः दसम स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं, तो दसम स्थान पर बैठा हुआ केतु आपके व्यापार को प्रभावित करेगा, पिता के साथ आपके व्यवहार को प्रभावित करेगा, पिता के साथ आप में आपके साथ बहुत अच्छे विचार नहीं देने देगा, लिहाजा पिता के सुख में कमी देगा। जब दसम स्थान पर ऐसी स्थिति हो तो जातक को चाहिए
कि अपने हाथों से एक झंडा लेकर के किसी पीपल के वृक्ष पे लगवाएँ या किसी मंदिर में शिखर चढ़वाएँ। क्योंकि केतु झंडे का प्रतीक है, तो ध्वज कहीं न कहीं दान ज़रूर करें। इससे आपकी जो व्यापारिक स्थिति है वो सुधर सकती है। केतु अगर 11वें घर में बैठेगा तो 11वां घर आमदनी का है, यहाँ का कारक बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर केतु प्रभावित नहीं करेगा, उल्टा अच्छा फल प्रदान करेगा, परंतु संतान के पक्ष से बड़ा अच्छा सुख नहीं देगा। संतान पक्ष से कहीं न कहीं निश्चिंतता नहीं रह पाएगी। जातक को प्रायः बड़े भाई का सुख नहीं होता या बड़ा भाई होता ही नहीं, अगर होगा भी तो उसके साथ विचारधाराएँ नहीं मिलेंगी। पुनः इसकी दृष्टि जो सप्तम और नवम पड़ती है, पुत्र और पत्नी के घर को वो बिगाड़ता है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से ये परेशान करेगा। ऐसे में जातक को करना क्या चाहिए? अष्टधातु या पंचधातु का कड़ा अपने हाथ में धारण करना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी जातक को लिटिल फिंगर में जो केतु रत्न लहसुनिया है, कैट्स आई है, उसको चांदी या पंचधातु में पहन करके अपनी परेशानियों को ये कम कर सकते हैं। और विशेष तौर से बाएँ हाथ में जहाँ बृहस्पति का माउंट होता है, जुपिटर माउंट होता है, ये तर्जनी उँगली के नीचे, आप देखें अंगूठे के साथ तर्जनी उँगली और उसके नीचे जुपिटर माउंट है। तो यहाँ पर हरिद्रा गणेश मंत्र का जप करके या ओम गम गणपते नमः मंत्र जप करके एक स्वास्तिक बना लें बृहस्पतिवार के दिन और हर बृहस्पतिवार उसको बनाते रहें, तो आपके जीवन में आई हुई परेशानियाँ कम हो जाएँगी। केतु यदि 12वें घर में होगा, तो 12वें घर में केतु जातक को प्रारंभिक चरण में, जीवन के प्रारंभिक चरण में बड़े उतार-चढ़ाव दिखाएगा। माता-पिता का सुख, परिवार का सुख नसीब ना हो या बहुत ज़्यादा नसीब हो। अंततः इस व्यक्ति को केतु के कारण होती परेशानियाँ हैं, ये रात-रात सोता नहीं है, विक्षिप्त रहता है, भ्रमित रहता है, यदि केतु खराब होगा तो। यदि केतु अच्छा है, तो ये अपने चित्त को अपने शून्य में ले जाकर के आत्म संचेतना में, अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में निरंतर लगा रहेगा। और अंततः केतु 12वें घर में बैठ करके मोक्षदायक बनता है, मोक्ष प्रदायक बनता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, लेकिन उसका अंत शुभ होता है। इसलिए अंतमति सो गति, जब 12वें घर में बैठा हुआ केतु जीवन के भले ही बेशक हज़ारों दिन दुःख में बीते हों, लेकिन एक दिन उसका सुख वाला होता है, वो होता है सद्गति का, मोक्ष का। सद्गुरु की कृपा से इस जातक में केतु का प्रभाव 12वें घर में मोक्ष का कारक माना गया है। इसीलिए यदि शुभ ग्रह बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही क्या है। फिर तो ऐसा जातक बड़ा प्रसिद्ध संत, चेताने वाला संत बन जाता है। इस तरह से यदि केतु 12वें घर में बैठा हो, तो जातक को नवमुखी रुद्राक्ष पहन करके अपने जीवन को और ज़्यादा प्रबुद्ध करना चाहिए और ज़्यादा सत्संग की तरफ जाना चाहिए ताकि इसकी समस्याएँ शांत हो जाएँ। यात्राओं का बड़ा शौकीन होगा, तीर्थ यात्राएँ बहुत करेगा ऐसा जातक मेरे ख्याल से। इसके जीवन में चाचा, मामा, बुआ, मौसी इत्यादि का कोई महत्व नहीं होता। ये रिश्तों का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता, क्योंकि मोक्ष कारक है। तो ऐसी स्थिति में मैंने 12 घरों में जो केतु के भाव देखे हैं इतने सारे वर्षों में, 32 वर्षों में, उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ये वीडियो बाँटा और ये वीडियो का जो फलादेश है आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ और पुनः हम आपको किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा आपसे। आप सभी की शुभकामनाओं को आपके लिए पुनः देते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, प्रसन्न रहें, सदैव सकारात्मक रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।